अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक द मेन फीचर्स ऑफ मिडिवल पीरियड। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर मिडिवल पीरियड में ऐसी कौन सी चीज़ आई, कौन सी डेवलपमेंट्स हुई या किस तरह का स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से हिस्टोरियंस ने इसको डिफरेंट व्यू पॉइंट से डिस्क्राइब किया है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ हिस्टोरियंस हु हैव डिस्क्राइब इन मिडिवल पीरियड। दीज आर द यूरोपियन हिस्टोरियंस एंड द एशियन हिस्टोरियंस। जो यूरोपियन हिस्टोरियंस है वो मिडिवल पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ डार्कनेस, ब्लडशेड, कियोस, कन्फ्यूजन। लेकिन जो आज के मॉडर्न एशियन हिस्टोरियंस है दे आर्ग्यू एंड से दैट मिडिवल पीरियड वाज द प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंटल एंड प्रॉस्पेरस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे। जो यूरोपियन हिस्टोरियंस है वो इस पीरियड को ब्लडशेड का पीरियड, डार्कनेस का पीरियड, कियोस, कन्फ्यूजन का पीरियड इसलिए कहते हैं बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड द यूरोपियन कंट्रीज वर रूल्ड बाय द मोस्ट पावरफुल rulers of the time. They were Muslims. So these were the Muslims who dominated the world during medieval times and even restricted the activities and trade of the European countries. जो यूरोपियन कंट्रीज उस टाइम पे थी वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स ने डोमिनेट किया, उनका ट्रेड वो मुसलमानों के हाथ में चला गया। सो दैट्स वाई जो यूरोपियन हिस्टोरियंस है वो अपने व्यू पॉइंट से कहते हैं जो यूरोप का पीरियड था इट इज़ कॉल्ड एज मिडल एज और डार्कनेस पीरियड, क्योंकि उस टाइम पे उनका रूल एक्सपेंड नहीं हो पाया, उनका ट्रेड काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था और इस वजह से वहाँ पे एक नया सिस्टम इमर्ज हो गया दैट्स कॉल्ड फ्यूडलिज्म। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो ओवरऑल इस पीरियड को प्रोग्रेसिव कहते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट दिस वाज द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से या मुस्लिम रूलर्स के व्यू पॉइंट से देखेंगे तो इस पीरियड में ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, नई नई डेवलपमेंट्स हो गई, सच एज राइटिंग में डेवलपमेंट हो गई, जो हिस्ट्री राइटिंग थी उसने प्रोग्रेस की, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उसमें प्रोग्रेस हो गई। ट्रेड तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो इंटरनेशनल ट्रेड था ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट फ्लोरिश्ड। और इसी तरह से आर्किटेक्चर में नए फीचर्स देखने को मिले, नए आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हो गई। और इतना ही नहीं, जो रूलिंग सिस्टम था, जो मोनार्कियल सिस्टम था उसमें भी प्रोग्रेस आ गई और नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिला। So that's why this period has been termed by the Asian scholars or modern scholars as the period of progress, as the period of development, and the period of prosperity. So during this medieval period, India was invaded by many foreign powers such as Arabs, Turks, Mongols, Afghans। तो ये सारे फॉरेनर्स जो अरब के थे वो अरब से आए थे। जैसे टर्क्स की हम बात करेंगे मोस्टली, या अरब्स की बात करेंगे तो खिलाफत इंस्टीट्यूशन के दौरान खलीफा जब था पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, जो जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, तो उस टाइम पे अरब्स ने हिंदुस्तान पे हमला किया। सिंध वाला पोर्शन जो है आज का सिंध जो पाकिस्तान में है उस पर रूल उन्होंने किया। इसी तरह से टर्कस जिनमें मोहम्मद अफ गजनी था जिसने 17 बार हमले किए हिंदुस्तान पे और मोस्टली लूट एंड प्लंडर का पीरियड था ओवैसली। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जिसने एस्टैब्लिशमेंट की दिल्ली सल्तनत की, यानी जो सुल्तान ऑफ दिल्ली थे उन्होंने रूल किया ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स। इसी तरह से फिर मंगोल्स ने भी अटैक्स किए और मंगोल एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैली थी, जिनमें हम बात करेंगे एशिया की, जिनमें हम बात करेंगे यूरोप की, और साथ ही में जो अफ्रीका था वहाँ तक वो पहुँच गई। तो इसी के साथ-साथ अफ़गान्स का भी एक पीरियड था, नादिर शाह अब्दाली, बाद में अहमद शाह अब्दाली के पीरियड में ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। सो दीज़ रूलर्स अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट इट वाज़ इंडियाज़ वेल्थ एंड प्रोग्रेसिव ट्रेड दैट अट्रैक्टेड दीज़ फॉरेनर्स टू इन्वेड। कुछ स्कॉलर्स का मानना है ये हिंदुस्तान का वेल्थ था, हिंदुस्तान का फ्लोरिशिंग ट्रेड था, जिसकी वजह से तमाम ये फॉरेनर्स ने अटैक किया हिंदुस्तान पे ताकि वो इस ट्रेड को कंट्रोल कर सके और हिंदुस्तान से ज़्यादा वेल्थ जो है कलेक्ट करके यहाँ से ले जाएं। ओबैसली दिस हैपेंड। और अगर एक पॉइंट से देखा जाए इट वाज डिस्ट्रक्टिव, बट ऑन द अदर साइड इट वाज कंस्ट्रक्टिव। बात करते हैं गजनी की। गजनी जो सेंट्रल एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट सिटी डेवलप हो गई। महमूद अब गजनी ने बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारे आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन को कैप्चर करके यहाँ से ले गया और अपनी गजनी सिटी को सिटी जो उस टाइम की थी सबसे फ्लोरिशिंग सिटी समझी जाती है। इसी तरह से मोहम्मद गोरी ने भी यही किया, उसने अपनी सिटी गूर को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल बनाया, वो लिटरेसी या लिटरेचर का एक हब बन गया। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल एशिया। मंगोल्स की बात करें तो उनकी एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट फैली और बहुत बड़ी एम्पायर थी, जो किसी नोमैडिक ग्रुप ने कहेंगे जो किसी नोमैडिक ग्रुप ने इसकी बुनियाद रखी थी। इसी के साथ-साथ अफ़गान्स के बारे में बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान उस टाइम पे डोमिनेट था, या अफ़गान्स जो उस टाइम पे नोमैड्स भी थे, ट्राइबल्स थे, दे अटैक्ड नंबर ऑफ कंट्रीज़ एंड कैप्चर्ड देम। सो टर्क्स की बात करेंगे, दे लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ दिल्ली सल्तनत which ruled almost for 300, some people believe that it is 200 years period, though practically it was 320 years period from 1206 to 1526। इस पीरियड में नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिली एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जो टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स थे, जैसे प्लॉ का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, जैसे पर्शियन व्हील को इंट्रोड्यूस किया गया। वी विल डिस्कस अबाउट पर्शियन व्हील इन द कमिंग स्लाइड्स।
तो साथ ही में जो यहाँ पे चरखा, जिसको हम स्पिनिंग व्हील कहते हैं, जिसने एक रिवॉल्यूशन सा लाया, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती है। तो ये भी सेंट्रल एशियन रूलर्स ही थे जिन्होंने इन चीज़ों को पहले इन्वेंट किया, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको इंट्रोड्यूस भी किया। बहुत सी लैंग्वेजेस हिंदुस्तान में डेवलप हो गई, जिनमें हिंदी, जिसको हिंदवी भी कहते हैं, पंजाबी और उर्दू डेवलप हो गए। तो इस तरह से ये लिटरेचर का भी पीरियड था। वास्ट लिटरेचर लिखा गया इस पीरियड में, इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, इन द फॉर्म ऑफ मसनवी, गज़ल्स, नज़म, या जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी, या जो बाद में नॉवेल्स का एक दौर आ गया। इसके साथ साथ जो बाकी लिटरेचर था उसको भी। पेंटिंग अपनी हाइट्स तक पहुंची मिडिवल पीरियड में। तो पेंटिंग्स की बात करें, मुगल्स ने एक स्कूल ही इस्टेब्लिश किया था पेंटिंग्स के लिए, वो भी डेवलप हो गई। इन चीज़ों के बारे में आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे। नए आर्ट्स और क्राफ्ट्स सेंट्रल एशिया से आए, नए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या ड्रंक्स हिंदुस्तान पहुंच गए इस पीरियड में। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो बहुत से ऐसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स थे जो हिंदुस्तान पहुंच गए, जिनमें का जो कारपेट मेकिंग का सिस्टम था, कालीन या नमदा या गबा, ये हिंदुस्तान पहुंचे। जो डिफरेंट और आर्ट्स थे, जिनमें जो रीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, बम्बूज़ का इस्तेमाल किया जाता है आजकल, तो उनके बैग्स बनने लगे, उनके मैट्स बनने लगे, उनकी बहुत सी चीज़ें। तो ये सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हिंदुस्तान में देखने को मिले इस पीरियड में। वेजिटेबल्स भी और फ्रूट्स भी जो हिंदुस्तान को अननोन थे, अब इस पीरियड में इनको पता चला। बात करते हैं पोटैटोज़ की। कॉर्न, जिसको हम मेज़ कहते हैं, चिल्ली जो मिर्ची होती है, उससे पहले यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल होता था। इसी के साथ साथ कॉफ़ी, टी या परांठास, जिनको हम पराठे कहते हैं, कबाब्स, बिरयानी, मुगलाई डिशेज़, these were introduced by the foreigners in India. So in this way we can say this period was developmental. Let us try to understand how. You can see here this is called as Persian wheel. इस पर्शियन व्हील को फारसी में कहते हैं साकिया। इससे पहले जो हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर होता था, उसमें मोस्टली जो वाटर है वो कुएं से निकाला जाता था थ्रू द बकेट्स, और उसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, यानी ज़्यादा इंसान उसमें ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी। सो वाटर वाज ड्रॉन थ्रू द वेल्स फ्रॉम द वेल्स थ्रू द वी कैन से बकेट्स एंड बाय यूजिंग मैन फोर्स। लेकिन जब यहाँ पे टर्कस आए, जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस की गई, तो उसके बाद यहाँ पे ये साकिया यूज़ किया गया। इस साकिया से क्या होता था, अब एनिमल पावर यूज़ किया गया। एनिमल्स इस व्हील को रोटेट करते थे, और फिर जो कुआं है या कोई भी वाटर बॉडी है उसमें से पानी निकालने के काम आता था। यू कैन सी हियर फ्रॉम द डिफरेंट पिक्चर्स द फंक्शंस ऑफ साकिया। हैव अ लुक, यू कैन सी हियर द पर्शियन व्हील और साकिया drawing water from the well, and that was used for irrigation purposes. When we say irrigation, it means channelizing water to the fields. Once again, you can see here the animal power used to draw the water from wells by using sakia or Persian wheel. Once again, one more picture showing you the trend or the system by which water was drawn from the wells and was used for irrigation purposes. तो एनिमल्स रोटेट करते थे और उसके कई व्हील्स लगते थे, जैसे व्हील नंबर 1 जिसको रोटेट करते हैं एनिमल्स, वही व्हील नंबर 2 रोटेट करता है, वो व्हील नंबर 1 रोटेट करता है 2 को, और 2 करता है रोटेट 3 को, और 3 रोटेट होने पर यहाँ से जो वाटर है वो ड्रा किया जाता है फ्रॉम वेल। दिस इज चरखा और स्पिनिंग व्हील। ये भी अपने टाइम का एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, जिसकी वजह से एक रिवोल्यूशन सा देखने को मिला, खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो वीमेन इसमें ज़्यादा एंगेज हुआ करती थी, जो घरों में बैठ के यूजुअली जो रॉ कॉटन होता है या रॉ वूल होता है या रॉ सिल्क होता है, उसको थ्रेड्स में कन्वर्ट करना, फिर थ्रेड्स को बाद में कपड़े में कन्वर्ट करना, कपड़ों को बाद में डाई देना, कलर्स देना या प्रिंटिंग देना। सो दिस सिस्टम प्रमोटेड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल एशिया। पोटैटोज़ की बात करें तो डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट वेराइटीज़ के मिलते हैं, कुछ मीठे तो कुछ हल्के से मीठे होते हैं। दिस इज़ द कॉर्न आल्सो कॉल्ड एज़ मेज़, जो यूजुअली बहुत सारे लोग खाते हैं, मोस्टली इन यूएसए। दिस इज़ द चिली एंड द कॉफ़ी, यू कैन सी हियर। दिस इज़ द टी व्हिच इज़ कंज्यूम्ड बाय मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये वो पराठास है जो डिफरेंट वेराइटीज़ में बनती है, कभी घी में तो कभी इसी के साथ साथ बटर पे या तेल पे, तो जो भी चीज़ें हैं तो दीज आर पराठास। कबाब्स, जो यूजुअली मुगल रूलर्स या जो मुस्लिम रूलर्स थे वो पसंद करते थे। दिस इज़ द बिरयानी, एज यू नो द मोस्टली consumed dish in the world. Now, sources of medieval period. Whatever we have discussed till now, let us try to understand how this information is obtained from different sources of information. Historians have used and you are using various sources for the construction or reconstruction of history. तो जब भी हिस्ट्री की बात आती है तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और जो चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं दैट्स कॉल्ड सोर्स। हिस्टोरियंस बहुत से सोर्सेज यूज़ करते हैं, चाहे हिस्ट्री को दोबारा लिखने के लिए या फिर नए सिरे से कोई हिस्ट्री लिखने के लिए। इन सोर्सेज को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, जिनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड रिटन और लिटरेरी सोर्सेज। तो historians who are using various types of sources to construct or reconstruct the history,
यू कैन सी हियर द हिस्टोरियन राइटिंग अ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं। What is archaeology? Archaeology is basically a scientific study of material remains, such as tools, pottery, jewelry, stone walls, monuments, etc. So obviously they tell us about human beings and their life and activities. तो जो आर्कियोलॉजी है ये असल में एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनकी एज कितनी है, मटेरियल क्या है, या वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे, या उनका जो भी जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में बताते हैं। चाहे आप टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, बर्तनों को, या ज्वेलरी, स्टोन वॉल्स, मोनूमेंट्स, दे टेल अस नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम। एज वी नो टुडे वी यूज़ ट्रैक्टर, बट एट दैट टाइम इट वॉज प्लॉ। तो प्लॉ कैसे बनता था, इसमें कौन कौन सा मटेरियल होता था, फिर इनको ड्रा कौन करता था, यानी इनको खींचता कौन था, या इनको कौन किस तरह से हम यूटिलाइज करते थे। तो जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। वो पर्सन जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी करता है, दैट्स कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को यूजुअली कहा जाता है प्राइमरी सोर्सेज। वाई प्राइमरी सोर्सेज? बिकॉज दे गिव अस प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। अगर 200 साल पुरानी कोई चीज़ हमारे पास है तो वो हमें उस पीरियड की इन्फॉर्मेशन देगी जिसमें वो बनाया गया, जिसमें वो यूज़ किया गया। जैसे तलवार मिली है 200 साल पुरानी, तो हमें पता चलेगा टेक्नोलॉजी कैसी थी, मटेरियल कौन सा था, किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी, और कैसे उसका यूज़ होता था। इसी तरह से अगर प्लाह यूज़ होता था, हल, तो वो कैसा बनता था, किस तरह से लोग यूज़ करते थे, तो वो हमें उस पीरियड के बारे में बताएगा जिस पीरियड का वो बना है। जैसे एग्जाम्पल कॉइन्स की लेंगे, 500 साल पुराना या 800 साल पुराना या 1000 साल पुराना कोई कॉइन हमें मिला, हमें वो उस पीरियड के बारे में बताएगा जिस पीरियड में वो बनाया गया था, यूज़ किया गया था। सो दे गिव अस बेसिक इन्फॉर्मेशन और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की हम डिफरेंट एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, आर्टिफैक्ट्स है, मोनूमेंट्स है, पेंटिंग्स है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। You can see here there are some people who are digging and are trying to find out certain objects from the soil. So these are called archaeologists because they observe each and everything. They obtain materials, they obtain a number of things from these sites, which are called archaeological sites. Inscriptions. What are inscriptions? Inscriptions are basically the statements or orders or records of rulers or rich people engraved on hard materials like stone, metal and wood. ये वो स्टेटमेंट्स होती है जो यूजुअली हार्ड मटेरियल पे लिखी जाती है। व्हेन वी से हार्ड मटेरियल, इट कैन बी आयरन, इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी वुड, इट कैन बी स्टोन। सो इन चीज़ों पे जब भी कोई स्टेटमेंट देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। ये यूजुअली एंग्रेव की जाती है, यानी खोद के लिखी जाती है। सो दीज इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली इशूड बाय द रिच पीपल और द रूलर्स। या तो किंग्स क्वींस इशू करते थे, या प्रिंसेस इशू करते थे, या फिर कुछ रिच लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा था और अपनी आपको हम कहेंगे अपनी आइडेंटिटी के लिए या अपने किसी रीज़न के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, वो ये स्टेटमेंट्स लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को हम कहते हैं एपिग्राफी। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एपिग्राफी? इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। So inscriptions tell us about the rulers, their policies, their grants, achievements, failures, endowments and all that. When we say rulers, तो वो हमें बताते हैं किस रूलर ने इनको इशू किया, किस रूलर की ये स्टेटमेंट्स है, या किस पीरियड में ये बनाई हुई इशू की गई थी, किस पीरियड में ये स्टेटमेंट्स दी गई थी, उनकी पॉलिसीज़ क्या पॉलिसी थी। जैसे हम बात करेंगे अशोका की, किंग अशोका हु रूल्ड ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स एंड वी कैन से इट वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द टाइम। तो उसने हार्ड स्टोन पे बहुत सी स्टेटमेंट्स लोगों तक पहुंचाई अपने धामा को फैलाने के लिए। ये तो 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, आप वहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं कि अशोकास धामा जो उसका मॉरल प्रिंसिपल्स थे, उसने वो स्टेटमेंट्स लिख डाली, स्टोन्स पे लोगों तक पहुंचाई, मेन मेन पॉइंट्स पे उनको लगाया ताकि लोग उनको पढ़ें, समझें और फॉलो करें। इसी तरह से ग्रांट्स, किसी किंग ने किसी को ज़मीन दे दी, किसी को पैसा दिया, किसी को जॉब दिया, अब वो लोगों को बताना चाहता है तो स्टेटमेंट्स इशू करता है थ्रू द इंस्क्रिप्शंस। कोई ऐसा रूलर है जिसने बहुत सारे रूलर्स को डिफीट किया, लोगों को बताना चाहता है कि मेरा पावर कितना है, तो स्टेटमेंट्स इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इसी तरह से एंडोमेंट्स भी कभी या ग्रांट्स दिए जाते हैं, या कोई भी चीज़ किसी को दी जाती है या गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, तो इसको लोगों तक पहुंचाना चाहता है, दिस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोलक्य पीरियड जो है हैव बीन फाउंड एट पता, जो है पत्तादाकल और आहुली है, ये कर्नाटका की दो प्लेसेस है जहाँ पे चौलक्य पीरियड की इंस्क्रिप्शंस मिलती है, क्योंकि चौलक्य की जो हिस्ट्री है वो यूजुअली इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने के बाद लिखी गई है। सो द इंस्क्रिप्शंस इशूड इन प्रेज ऑफ रूलर्स बाय देयर कोर्ट पोइट्स और कोर्ट हिस्टोरियंस आर नोन एज प्रशास्तीज, और वी कैन से प्रेजेस। तो इसको प्रयागा प्रशास्ति यहाँ पे एग्जाम्पल है। कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसी होती है जिसमें जो कोर्ट पॉइंट होता है, कोर्ट हिस्टोरियन होता है, जिसको किंग ने अपॉइंट किया है ताकि वो उसके बारे में लिखे, और इस तरह की
जो इंस्क्रिप्शंस होती है उनमें यूजुअली किंग्स को प्रेज किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, उनकी जो हम कहेंगे नेगेटिव फैक्टर्स है उनको छुपाया जाता है। तो इसमें सिर्फ तारीफ होती है किंग की। तो जब भी कभी तारीफ वाली इंस्क्रिप्शन मिले किसी रूलर के मुताबिक या किसी रूलर के मतलब दीज आर कॉल्ड प्रशास्तीज, इनको प्रेजेस भी कहते हैं। तो इस तरह की एक इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्ता की, जो गुप्ता एम्पायर का इंपॉर्टेंट रूलर रहा है, जिसने ऑलमोस्ट बहुत सारे रूलर्स को डिफीट किया, साउथ इंडिया के रूलर्स को डिफीट किया, एक बड़ी सी एम्पायर एस्टैब्लिश की, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को कुछ हिस्टोरियंस ने नाम दिया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये भी एक तारीफ है। इस तरह की तारीफ इंस्क्रिप्शंस में लिखी जाती थी ताकि लोग इसको पढ़ें और देखें कि किंग कितना पावरफुल है। तो ये जो संस्कृत में लिखी गई थी प्रयागा प्रशास्ति समुद्रगुप्ता के बारे में, तो ये लिखी थी एक इंपॉर्टेंट जो पोइट था हरिसेना, वो समुद्रगुप्ता के कोर्ट में था, उसको ये ऑर्डर्स मिले और उसने ये लिखवाया। और ये लिखा गया था अशोका के एक पिलर पे। अशोका ने ऑलरेडी एक पिलर बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद में। तो उसी पिलर के एक हिस्से पे समुद्रगुप्ता ने अपनी तारीफें लिखवाई इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, और ये लिखी थी हरिसेना ने। इसको संस्कृत में लिखा गया है और कुछ पार्ट इसका थोड़ा ख़राब हो गया है, फिर भी इसको कुछ जो भी हिस्सा बचा है उसको लिखने के बाद पता चलता है कि समुद्रगुप्ता कितना पावरफुल था और उसने किन किन रूलर्स को डिफीट किया, अपनी एम्पायर को कैसे उसने एक्सटेंड किया। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। यू कैन सी हियर दिस इज द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, या जिसको मैंने अभी बोला प्रयागा प्रशास्ति, क्योंकि प्रयागा बोलते थे पुराना नाम है इलाहाबाद का, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रयागा प्रशास्ति। यू कैन सी हियर दिस इज द अशोकन पिलर, जिसके एक हिस्से पे बाद में, क्योंकि जो समुद्रगुप्ता था उसने बाद में रूल किया, पहले अशोका ने रूल किया, उसके बहुत टाइम के बाद इन गुप्ताज ने रूल किया। तो इलाहाबाद की ये जो इंस्क्रिप्शन है दिस इज वेरी फेमस, इट टेल अस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट वी कैन से समुद्रगुप्ता। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, चोलाज या चोलकियास का जो पीरियड है उन्होंने पत्थरों को यूज़ किया, उस पर स्टेटमेंट्स लिखी। तो आपके सामने जो पिक्चर है ये हमें बताती है चौलकिया या चोलाज के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। वंस अगेन ये इंस्क्रिप्शंस ही हैं जो दूसरे एंगल से ली गई है फोटोग्राफ। ये है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और इसकी एक स्टेटमेंट लंबी चौड़ी बाद में लिखी गई है, जो हिस्टोरियंस ने स्टडी करने के बाद लिखा है। तो उसका एक्सट्रैक्ट या उसकी ट्रांसलेशन आपके सामने है, आप चाहें तो खुद भी ढूंढ सकते हैं। फिर से ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की है, जो मार्क दिया गया है रेड कलर से, ये हमें बताता है कि ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखी गई है। और जो लिखा गया है वो राइट साइड के बड़ा जो यहाँ पे पेज जैसा दिख रहा है ब्लैक कलर का, तो इस पे आप देख सकते हैं। नाउ क्वाइनस, क्वाइन यूजुअली होता है वो मेटल या वो मटेरियल या वो चीज़ या वो हम कहेंगे आर्टिफैक्ट भी कह सकते हैं, जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं सेलिंग और बाइंग पर्पजेज में, यानी जो भी हम परचेज या सेल करते हैं उसमें जो मीडियम के तौर पे यूज़ किया जाता है, दैट्स कॉल्ड क्वाइन या करेंसी। तो आप सिंपली कह सकते हैं मनी, मनी इज अ मीडियम ऑफ वी कैन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। जब हम मनी की बात करते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, ये पेपर मनी भी हो सकता है, ये मेटेलिक मनी भी हो सकता है, ये कमोडिटी मनी हो सकता है। यू विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन फ्यूचर क्लासेस इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक मैं बात करूँगा क्वाइन, सो इट इज़ कॉल्ड एज मेटल मनी या मेटेलिक मनी, क्योंकि ये मेटल के बनते थे यूजुअली, हालांकि मेटल के बगैर भी बने हैं, लेकिन जो मेटल्स है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं कॉइन इशू करने के लिए। तो जब भी हम कॉइन्स को स्टडी करते हैं दिस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, और जो इसको स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस। हिंदुस्तान की बात करेंगे तो सबसे पहले जो कॉइन्स इशू किए गए थे दीज वर सी शेल्स, समंदर से कुछ जो शेल्स मिलते हैं वो यूज़ किए गए। उनको कहा जाता था काउडीज और कावरीज। तो उनका उन पे कुछ लिखा नहीं होता था, कोई मार्क नहीं था, कोई डेट नहीं था, किसी तरह का प्रिंट नहीं था। तो सिंपली उनको कलेक्ट करते और यूज़ करते, क्योंकि उस टाइम पे समझा जाता था कि जो सी शेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। बाद में जब लोगों को मिलने लगे ज़्यादा तो उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू किया और फिर नए कॉइन्स इशू किए। सबसे पहले कॉइन्स की बात करें दीज आर कॉल्ड पंच मार्कड कॉइन्स, क्योंकि उनमें यूजुअली 5 मार्क्स होते थे डिफरेंट, कभी स्टार, कभी मून, कभी कोई और चीज़, कभी एनिमल्स, उन पे बनाए जाते थे। तो यूजुअली जो निशान होते थे वो 5 होते थे एंड दीज आर कॉल्ड 5 पंच मार्कड कॉइन्स। कॉइन्स की बात करें दे टेल अस द नेम ऑफ रूलर्स, डेट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम, ट्रेड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। बात करते हैं रूलर्स की तो बहुत से ऐसे कॉइन्स इशू किए गए जिनमें रूलर्स का नाम था, उनका डेट ऑफ बर्थ था, उनकी डेट थी जब वो किंग बने थे या क्वींस बने थे, तो वो देते हैं। डेट्स भी ओबियसली होते हैं क्योंकि कॉइन्स पे डेट का होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कॉइन किसी लो मेटल का बनाया गया तो पता चलता है कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। अगर गोल्ड के कॉइन्स इशू किए गए तो पता चलता है वो रिच थी, वो किंगडम कितने रिच थे, वो रूलर्स कितने रिच थे, तो ये हमें बताते हैं। टेक्नोलॉजी, कैसे ये कॉइन्स बनाते थे, अगर अच्छा फिनिश है, गोल है, सर्कुलर है, ओवल शेप्ड है, तो हम कहते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी थी। अगर सिंपली हाथों से बनाई गई हैं तो ओबियसली वो एक जैसे नहीं होंगे, तो टेक्नोलॉजी का भी पता चलता है। जहाँ जहाँ पे ये कॉइन्स पाए जाते हैं यूजुअली इट इज़ बिलीव्ड दैट दैट पोर्शन और दैट पार्ट वाज वी कैन से दैट टेरिटरी वाज द पार्ट ऑफ द एम्पायर।
तो मान लीजिए एक कॉइन है जो पूरे इंडिया में मिलता है, यानी हर जगह पे वो पाया जाता है, दैट्स इट बिलीव्स दैट, या वी कैन से इट वाज द पार्ट ऑफ द एम्पायर, इट वाज द पार्ट ऑफ द किंगडम। इसी तरह से ट्रेड रिलेशंस, अगर किसी और कंट्री में ये कॉइन्स मिले तो पता चलता है हिंदुस्तान की ट्रेड रिलेशंस थी दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मिले, कम क्वांटिटी में हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाए। सो सम कॉइन्स आर इशूड इन द मेमोरी ऑफ सम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज विद इंस्क्रिप्शंस। कभी कभार ऐसा भी होता है, कॉइन को इशू किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम पे। जैसे कश्मीर की बात करेंगे, कॉइन वॉज इशूड इन द नेम ऑफ फेमस व्हाट वी कैन से ऋषि, जिसको हम कहते हैं ऋषि सेंट शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके नाम पे भी अफगान पीरियड में जब यहाँ पे अफगान रूल करे थे, उन्होंने कॉइन्स इशू किए शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे। तो जो उस टाइम पे रूलर था अफगान्स का, उसने इशू किया इन प्रेज ऑफ द फेमस ऋषि। इसी तरह से बहुत से कॉइन्स आज भी इशू होते हैं इन द नेम ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज ऑफ द टाइम। तो एम्पर शाही जहां इशूड 1000 मोहर कॉइन्स। मोहर हम यूजुअली बोलते हैं गोल्ड कॉइन्स को। तो 1000 कॉइन्स उसने मिंट किए और इशू किए, और उनका वजन था सारे 1000 कॉइन्स का करीबन 12 kg ऑफ प्योर गोल्ड। तो ये माना जाता है ये सबसे इंप्रेसिव कॉइन्स थे पूरी दुनिया में। 1000 कॉइन्स, पूरे 1000 कॉइन्स का वैल्यू तो हम बता नहीं सकते इस वक्त। तो 12 kg का गोल्ड उसमें खर्च हुआ। ये प्योरेस्ट फॉर्म थे गोल्ड कॉइन्स। हालांकि इंडो ग्रीक्स ने यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स इशू किए, कुशानाज ने यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स इशू किए, गुप्ताज ने यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स इशू किए, सुल्तान में से कुछ थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। लेकिन सबसे अच्छे गोल्ड कॉइन्स माने जाते हैं शाहजहाँ के टाइम पे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये गोल्ड कॉइन्स इशू किए। दिस वर 1000 इन नंबर। आपके सामने कुछ कॉइन्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैविंग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, हैविंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स, और वी कैन से इनस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे नीचे जो राइट साइड में दिए गए हैं, दीज आर द गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय शाही जहां। तो कभी कभार उनमें पोर्ट्रेट भी होता था किंग का, यानी किंग की फोटो जैसी बनी होती थी, या क्वीन की फोटो जैसी होती थी, उसका डेट ऑफ बर्थ होता था, या मैरिज एनिवर्सरी लिखी जाती थी। तो डिपेंड करता था किस इवेंट पे कॉइन इशू किया गया। ये है दो कॉइन्स, यहाँ पे आप इस पे कलिमा भी देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है दीज कॉइन्स वर इशूड बाय द मुस्लिम रूलर्स एंड ओबेसली शाहजहां। तो अब हमारे पास है टॉपिक आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स हो गए वो सारी चीज़ें जो भी इंसान ने बनाए या इस्तेमाल किए, या फिर बनाने के बाद कुछ टाइम इस्तेमाल करके फेंक दिया, या फिर मॉडिफाई किया। जैसे कोई चीज़ है, उसको हमने थोड़ा सा नई शेप दे दी, पुराना कॉइन मिला, वो स्क्वायर था, हमने उसको गोल किया, दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। तो ऐसी चीज़ों को जो भी, जैसे टूल्स, टूल्स की बात करेंगे तो चाकू, कुल्हाड़ी या इस तरह की चीज़ें। वेपन्स की बात करेंगे तो सिंपली तलवार आती है, या जो भी वॉरफेयर में तीर जो होता है, या बोज होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स भी हमें बताते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और उनका यूज़, जिस चीज़ के लिए वो यूज़ होते थे, मटेरियल कौन सा यूज़ होता था। तो जो वो बनाते थे, उन आर्टिजन्स के पास कैसा स्किल, कैसी टेक्नोलॉजी और कैसी नॉलेज हुआ करती थी। एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टाइज किया जाता था। एक टाइम था जब एग्रीकल्चर में सिर्फ हैंड मेड टूल से ही कल्टिवेशन होती थी, लेकिन आज आप जानते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो उस पीरियड के बारे में हमें बताया जाता है, जो जिस पीरियड में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई। These are the artifacts obtained from Indus Valley civilization sites, mostly from मोहनजोदारो या हरफा या कोट दिजी, या जो भी उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी वहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे आपको पॉटरी मिलेगी, यहाँ पे आपको ज्वेलरी भी नज़र आती होगी, यहाँ पे आपको चेस लाइक जो चेस गेम है उसके कुछ चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ कुछ जो खिलौने जैसे हैं, तो ये भी आपको नज़र आएंगे। तो मोनूमेंट्स और स्कल्पचर्स, मोनूमेंट हम बोलते हैं यूजुअली उन बिल्डिंग्स को जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो फॉर एग्जांपल किंग्स या जो प्रिंसेस या जो रिच मिनिस्टर्स होते थे उनके पैलेसेस, या टॉम्ब्स, टॉम्ब हम बोलते हैं जिसको आप मज़ार भी कहते हैं, जहाँ पे किसी को दफन किया जाता है और फिर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है। फोर्ट जो यूजुअली आर्मी के लिए होती है लड़ने के लिए। टेम्पल्स जो हिंदूज़ के श्राइनस होते हैं, मस्जिद्स जो मुस्लिम्स के श्राइनस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं मोनूमेंट्स, बिकॉज दे आर very important in terms of history. So they give us about information about religious practices, architecture, social and economic conditions and taxation policies. मान लीजिए ताजमहल बनाया गया, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं उस टाइम पे इतना खर्चा आया होगा, मजदूर इतने यूज़ किए गए हैं, इस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया हो, तो कितनी महंगाई हुआ करती थी, कितने टैक्सेस रूलर्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। हालांकि जो ताजमहल है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ लव ओबेसली, एंड दैट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर द बिलाउड वाइफ ऑफ शाहजहां, जिसको हम कहते हैं मुमताज़ महल। लेकिन मुमताज़ महल को खुश करने के लिए, वो भी मरने के बाद, तो उसको खुश करने के लिए कितने टैक्सेस कलेक्ट किए होंगे शाहजहां ने, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे है कंदारिया महादेवा टेम्पल जो खजुराहो में है, सन टेम्पल है जो कनॉक में है, रेड फोर्ट, अमर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, आगरा फोर्ट, चित्तौर फोर्ट।
तुगलकाबाद फोर्ट, जयपुर पैलेस, जैसलमेर पैलेस, जोधपुर पैलेस, मोती मस्जिद, जामिया मस्जिद, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ मेडिवल पीरियड। इसमें कुछ हिंदूज़ के हैं, कुछ मुस्लिम्स के हैं, कुछ फोर्ट्स बनाए हैं राजपूत्स ने, कुछ फोर्ट्स बनाए हैं सुल्तान्स ने, कुछ फोर्ट्स बनाए हैं मुगल्स ने। तो दीज फोर्ट्स गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी, हाउ दीज वर कंस्ट्रक्टेड, द मटेरियल, व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड, एंड द लेबरर्स एंड द वी कैन से प्राइस और वी कैन से द मनी दैट वाज स्पेंट ऑन देयर कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से स्कल्पचर हम यूजुअली बोलते हैं आइडल्स को या इस तरह की किसी चीज़ को, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था तो उसकी मूर्ति बनाई गई, दिस इज कॉल्ड स्कल्पचर। तो ये कार्विंग से होता है, शेपिंग से होता है, चाहे स्टोन हो, वुड हो, क्ले हो या कोई मेटल हो। तो जब इस चीज़ की कोई शेप बनाई जाती है, ह्यूमन शेप, दैट्स कॉल्ड स्कल्पचर। डांसिंग गर्ल का एक स्कल्पचर मिला है मोहनजोदारो से। अशोकन पिलर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बुद्धा का स्टैचू जिसकी पूजा आज करते हैं बुद्धिस्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं स्कल्पचर्स के, एंड दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। यहाँ आपके सामने कुछ पिक्चर्स है मोनूमेंट्स की, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया है या इंडिया गेट भी है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स है। ताजमहल है, रेड फोर्ट है, या यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है दैट्स गिवन, कुतुब मीनार। फिर से यहाँ पे आपके राइट साइड में जो कॉर्नर पे बनी है पिक्चर, ये अशोका के टाइम का आर्किटेक्चर है। मोस्टली जो स्टूपास बनाए गए हैं बुद्धिस्ट्स के लिए, ये वो प्लेसेस थे जहाँ पे बुद्धिस्ट्स या बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मोस्टली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इनमें हमारे पास है पेंटिंग्स। तो हमारे पास है पेंटिंग्स टॉपिक। पेंटिंग बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज विजुअल आर्ट, जिसको देखकर हम कुछ समझते हैं। तो पेंटर्स भी अपने आप में एक आर्टिस्ट होता है, और वो भी बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है अपनी आइडियोलॉजी या जो भी उसने ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में या अपने आसपास की चीज़ों में। तो इन पेंटिंग्स में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? फूड हैबिट्स, ड्रेस कोड, ज्वेलरी, कस्टमर्स, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन, बैटल्स, वॉर सीन्स, या कभी-कभार तो ऐसी चीज़ें भी दिखाते हैं, पर्सनल लाइफ भी दिखाते हैं, या पोर्ट्रेट्स, किंग्स कैसे दिखते थे, क्वीन्स कैसे दिखते थे, ये सारी चीज़ें। पैलेस के सीन्स दिखते हैं, बैटल के सीन्स दिखते हैं। सो दीज़ टेल अस नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द लाइफ ऑफ मेडिवल पीरियड। सो पेंटिंग्स आल्सो गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ रूलर्स एंड द पीपल। तो कभी-कभार ये हमें रिलीजन के बारे में भी बताते हैं, चाहे लोगों के हों या फिर रूलर्स के। तो इस तरह से कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी होती है जिनको साथ ही साथ में कुछ लिखा भी जाता है, यानी एक साइड से पेंटिंग है और दूसरी साइड से उस पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया है इन वर्ड्स। जब वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज इलस्ट्रेशन। तो जब भी किसी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना हो, सो इट मीन्स इलस्ट्रेशन। तो डिफरेंट कलर्स भी यूज़ होते थे, जो भी कलर्स उस टाइम पे नेचुरली अवेलेबल होते थे उनको यूज़ किया जाता था। मोस्टली रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, या जो कलर इंडिगो का था, दीज कलर्स वर यूज्ड, एंड मोस्टली वाटर कलर्स। सो कुछ पेंटिंग्स छोटी होती है और ये पेंटिंग्स हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। दीज पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज मिनिएचर पेंटिंग्स। इस तरह की पेंटिंग्स मुगल्स के टाइम पे भी देखने को मिली और राजपूत्स के टाइम पे भी देखने को मिली। आपके सामने कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे रखते हैं। ये मुगल कोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं मुगल रूलर्स। राइट साइड में शाहजहां और मुमताज़ महल आपको देख सकते हैं। पीछे से ताजमहल दिखाया गया है। हालांकि वी नो दैट कि मुमताज़ की डेथ के बाद ही ताजमहल बनाया गया, तो पेंटिंग में पेंटर ने इसको पहले ही दिखाया। इट मीन्स कि ये पहले से ही डिसाइड हुआ था, ये पहले से ही प्लान था कि इसके मरने के बाद कुछ ज़रूर बनाएंगे, या पेंटर ये भी कहना चाहता है कि किसके लिए ये ताजमहल बनाया गया। एक और पेंटिंग आपके सामने फिर से मुगल कोर्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुगल एम्परर अकबर था उसके पास कुछ लोग बैठे हैं। इसमें दो ऐसे भी हैं जिन्हें ब्लू कलर के कपड़े, डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, दीज वर यूरोपियंस। तो एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स मुगल कोर्ट में पहुंचे, खासतौर पे जहांगीर के टाइम पे, तो यहाँ पे आप ये भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि उसके पास आते जाते थे, मुगल्स के पास आते जाते थे। तो अकबर की बात करें तो उसके पास पुर्तगीज़ आते थे। जो तंबाकू पीने का ट्रेंड है या ट्रेडिशन है, वो पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया मुगल कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यू कैन सी हियर मुगल एम्परर अकबर। तो इसके पास दरबारी भी हैं, यानी कोटियर्स, जिनको हम मिनिस्टर्स भी कहते हैं, नोबल्स भी कहते हैं। साथ ही में इसके हाथ में पिजन है, तो इससे पता चलता है ये पिजन्स को कितना प्यार करता था। यहाँ पे आपके सामने बीच में जो पिक्चर है, ये उस टाइम की फेमस क्वीन है जिसको हम नूर जहाँ कहते हैं। आप देख सकते हैं नूर जहाँ का जो ये ड्रेस कोड है, जो इसका फैशन है, ये उस टाइम पे एक सिंबल बन गया था। जो भी रिच पीपल होते थे, रिच क्वीनस होते थे या रिच प्रिंसेसेस होते थे, तो उनके लिए। सिंपली लेफ्ट साइड में भी मुगल कोर्ट पेंटिंग है, और राइट साइड में सिंपल सी जो हम कहेंगे जो एम्पर है, ही विजिटेड द वी कैन से कॉमन पीपल और द हाउस ऑफ अ कॉमन पर्सन। तो इस तरह से पता चलता है मुगल रूलर्स कभी कभार आम लोगों के पास भी जाते थे, ओबेसली बिना मतलब के तो नहीं जाते।
ये मिनिएचर पेंटिंग है जो यूजुअली छोटी होती है मगर इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी देते हैं, तो दीज आर कॉल्ड मिनिएचर। इसमें मोस्टली पोर्ट्रेट्स होते हैं यानी इंसानी शक्लें बनाई जाती हैं। So miniature paintings made on cloth, wood, palm leaf or paper were very popular under the Mughals. So during the medieval period, two important painting schools were very famous for producing different types of portraits and landscape paintings. यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी किंग या क्वीन का पोर्ट्रेट यानी शक्ल बनाना, और लैंडस्केप का यूजुअली मतलब होता है जो भी सीनरी देखने को मिलती है, पहाड़, पानी, पेड़ पौधे, जानवर या जो भी रास्ते में या जो भी कहीं पे मुझे नज़र आता है उसको बनाना, तो उसको हम कहते हैं लैंडस्केप पेंटिंग। तो दो स्कूल्स इंपॉर्टेंटली हम कहेंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वन इज़ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो मुगल्स ने एस्टैब्लिश किया यानी मुगल कोर्ट में अवेलेबल था, और दूसरा है राजपूत स्कूल पेंटिंग जो राजपूत जिसको प्रमोट करते थे। तो राजपूत के पास भी पेंटर्स होते थे, उनका भी एक डिपार्टमेंट होता था, एक स्कूल जैसा होता था जहाँ पे नए नए पेंटर्स को पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी और साथ ही में पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। दिस इज द राजपूत पेंटिंग ऑफ द टाइम। यू कैन सी हियर इट रिफ्लेक्ट्स द कॉमन लाइफ ऑफ द वीमेन स्पेशली द राजपूत क्वींस एंड प्रिंसेसेस। ये भी कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दिख रहा है। राजपूत पैलेसेस दिखाते हैं, पीकॉक्स दिखाते हैं, और साथ में कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं कृष्णा एंड हिज वाइफ। ये फिर से मुगल एम्पायर्स की पेंटिंग है, यू कैन सी हियर। तो इसके बाद हमारा टॉपिक होगा लिटरेरी सोर्सेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए, और जितना हो सके इन वीडियो लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।